नमस्कार, आप सभी लर्नर्स का हमारे लर्नर बनो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता, हमने विगत दिनों में नाउन की कुछ सीरीज़ चालू की थी जिसमें हमने नाउन पर डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नाउन केसेस की। नाउन के कितने केस होते हैं, कौन कौन से केस होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो नाउन के कितने केस होते हैं? नाउन के 4 केस होते हैं। चारों केस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला वाला होता है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सेकेंड वन इज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव के वोकेटिव केस एंड फोर्थ वन इज पजेसिव और जेनेटिव केस। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जहाँ पर हम नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जिस जगह पर हम नाउन को ओकेजेटिव यानी कि किसी को एड्रेस करने के लिए सिर्फ उसे हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका नाम लेते हैं या कुछ कहते हैं तो उसे कहते हैं ओकेजेटिव केस। और फोर्थ वन इज़ पजेसिव और जेनेटिव केस। जब हम अपना अधिकार बताते हैं किसी चीज़ पर या किसी नाउन पर तो उसे कहते हैं पजेसिव केस और जेनेटिव केस। ये इनके नाम है एक्स्ट्रा। इसे जेनेटिव भी बोल सकते हैं, इसे नॉमिनेटिव बोल सकते हैं, इसे एक्यूजेटिव बोल सकते हैं। तो ये नाम है सिर्फ। इन्हें हम जो साधारण भाषा में हम जो पॉपुलर रूप से जानते हैं वह जानते हैं सब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के। तो इनके एक अल्टरनेट नेम भी है, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हम इन दोनों का डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रामा मेट रोहन, यानी कि राम मोहन से मिला था। रामा मेट मोहन, मोहन से मिला राम। तो यहाँ पर राम क्या है, कौन मिला? राम मिला। किससे मिला? मोहन से मिला। तो राम यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है। मोहन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मेट क्या है? वर्ब है। अब इसी सेंटेंस को जब हमने टर्न कर दिया, मोहन मेट रामा, मोहन मिला, किससे मिला? राम से मिला। तो ये वर्ब है। वर्ब से पहले यहाँ पर वर्ब अपना क्या लेती है? सब्जेक्ट लेती है। तो ये मोहन यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। रामा यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नाउन वही है, सेंटेंस में कहाँ पर प्रयोग हुआ इस पर डिपेंड करेगा कि उसका केस क्या है। वर्ब से पहले आया, वर्ब को डिनोट कर रहा है तो वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। वर्ब के बाद में आया और वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। आपको आ रही बातें समझ में? ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हम इन दोनों टू डिटेक्ट अ सब्जेक्ट इज नोन एज अ सब्जेक्टिव केस। जिसमें हम सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं वह क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा नाउन वह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। इन दोनों पर हमने चर्चा की। अब थर्ड वन की बात करते हैं, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस के लिए हम कह सकते हैं कि वोकेटिव केस का प्रयोग कहाँ पर होता है? टू एड्रेस समवन। किसी को हम बताते हैं, टू एड्रेस समवन, किसी को बताते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रोहन डू दिस वर्क। हमने कह दिया रोहन डू दिस वर्क, रोहन यह कार्य करेगा। तो यहाँ पर रोहन क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। ये डू क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वर्ब ही है यहाँ पर, ये वर्ब का ही कार्य कर रही है। दिस वर्क यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अब इसके बाद में हमने देखा कि हमें वोकेटिव केस कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसी सेंटेंस में अगर मैं लिख दूँ रोहन और यहाँ पर लगा दिया मैंने कोमा, रोहन डू दिस वर्क। अब यहाँ पर मैंने रोहन लिखा, उसके आगे यहाँ पर कोमा लगा दिया। तो मैं वोकेटिव केस यानी कि मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे कि रोहन, मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, मैंने उसे कहा रोहन डू दिस वर्क, यह कार्य करो। रोहन यह कार्य करो। तो मैंने उसे क्या किया? एड्रेस किया। किसे? रोहन को। तो ये क्या हो गया? वोकेटिव केस। यानी कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा तो रोहन डू दिस वर्क, क्या पता कौन रोहन है, क्या है, कौन है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि रोहन डू दिस वर्क, रोहन इस कार्य को करेगा। लेकिन जब मैंने सेकंड वन में बात की तो सेकंड वन में क्या बात की? रोहन, जैसे मेरे सामने खड़ा हो रोहन, और मैंने उससे आवाज़ लगाई रोहन, वो कहीं जा रहा था तो मैंने कहा रोहन डू दिस वर्क, इस कार्य को करो। तो ये क्या है?
वोकेटिव केस है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे, जैसे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वन एग्जाम्पल जैसे कि हम लिख लेते हैं, गॉड हेल्प्स मी। तो यहाँ पर गॉड क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हेल्प क्या है, वर्ब की तरह प्रयोग हुई, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर इसे हमें ओकेटिव केस बनाना हो तो जैसे कि मैं कहूँगा फिर इसी को गॉड, इसे आप फ्यूचर में कर लीजिए तो यहाँ पर विल आ जाएगा, गॉड विल, गॉड विल हेल्प मी, यहाँ पर विल कर लीजिएगा, गॉड विल हेल्प मी। तो यहाँ पर जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा, यहाँ पर हमने कहा था गॉड विल हेल्प्स मी, यानी कि भगवान मेरी मदद करेंगे या करेगा। तो यहाँ पर गॉड क्या था, सब्जेक्टिव केस था, मी क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था, हेल्प हमने क्या देखी, वर्ब देखी। इसी सेंटेंस को जब हमने लिखा और यहाँ पर लिख दिया गॉड विल हेल्प्स मी, गॉड विल हेल्प्स मी, गॉड विल हेल्प्स मी, हम यहाँ पर भगवान को पुकारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉड हेल्प्स मी। यहाँ पर से अगर आप विल हटा भी दो तो ये सेंटेंस ठीक रहेगा, गॉड हेल्प्स मी, यहाँ पर हेल्प्स आ जाएगा फिर, या गॉड हेल्प मी। हम जैसे कि जब कहीं किसी समस्या में पड़ जाते हैं या दुविधा में आ जाते हैं तो हम कहते हैं ना, भगवान मेरी मदद करो। उसी प्रकार से यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होगा, गॉड हेल्प मी, यानी कि भगवान मेरी मदद करो। हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ और पुकारते हैं तो वो क्या है, वोकेटिव केस है, यानी कि हम उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गॉड विल हेल्प्स मी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गॉड क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ये गॉड है, हम जिस भगवान की बात कर रहे हैं तो हमने उसे एड्रेस किया कि गॉड हेल्प्स मी, भगवान मेरी मदद करो। बोलने में फ़र्क पड़ेगा सिर्फ, नाउन के केसेस में हमने दो केस तो देख लिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब वोकेटिव की बात कर रहे हैं तो वोकेटिव में हमने कहा कि जब हम सेंटेंस में इसे प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। हमारा दोस्त आया, उसने कहा कि यार तुम बहुत ट्रबल कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। तो मैंने उससे कहा गॉड विल हेल्प्स मी, भगवान मेरी मदद करेगा, कभी ना कभी तो मेरी सुनेगा, ये कहते हैं हम। लेकिन जब हम सीधा भगवान से बात करेंगे या गॉड से बात करेंगे तो गॉड को क्या कहेंगे, गॉड हेल्प्स मी, भगवान मेरी मदद करो, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम किसी थर्ड पर्सन से बात करेंगे और उसके बारे में बताने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पर हम, मुझे लगता है आपको वोकेटिव केस समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट वन, पजेसिव केस। पजेसिव केस पे क्या है, इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। पजेसिव यानी कि किसी पर अपना पजेशन दिखाना। पजेशन का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो अधिकार, किसी पर अपना अधिकार दिखाना। तो अधिकार कैसे दिख पाएगा अधिकार? अधिकार दिखाने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो ऑफ और एक अपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफ है और ये एस है, अपोस्ट्रोफ है एस। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। राम्स कार, मोहन्स फादर, यानी कि राम्स कार, राम की कार, यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफे है और ये एस है। यह पोजीशन दिखा रहा है किस पर, कार पर। ये कार क्या है, पोजीशन है किसकी है, राम की है। यहाँ पर मोहन लिखा, अपोस्ट्रोफे लगाया, फिर एस लगाया, उसके बाद क्या आ गया, फादर आ गया। तो मोहन्स फादर यानी कि मोहन के पिताजी। तो पजेसिव केस क्या है, अधिकार अपना पोजीशन दिखाता है, और पोजीशन दिखाने के लिए हम दो वर्ड का यूज़ करते हैं, किसका, ऑफ का और एस का। अब हम इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफ कहाँ पर प्रयोग होगा और एस कहाँ पर प्रयोग होगा। कहाँ पर प्रयोग होगा इसको हम जानेंगे, अभी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको समझ में आ रहा पजेसिव केस किसे कहते हैं? जिस चीज़ पर हम अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पजेस करते हैं, उस पर एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चीज़ हमारी है या फिर उसकी है या जिसकी है, किसकी भी है, उसे हम बता रहे हैं कि यह
किसकी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग हो रहा है, नाउन के पजेसिव केस का प्रयोग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउन पजेसिव केस किस दो वर्ड पर डिपेंड होगा, ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की। इस ऑफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे आगे वाली क्लासेस में। यह जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग केस है, पजेसिव केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा आनंद आता है इसे पढ़ने और पढ़ाने में। तो जैसे हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपको कोई नाउन दिखेगा। पहले हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ होगा कहाँ कहाँ पर। अगर आप अपोस्ट्रोफी एस की बात करें तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को डिनोट, लिविंग थिंग्स पर पोजीशन दिखाने के लिए, लिविंग थिंग्स पर पोजीशन दिखाई। उसके बाद में नॉन लिविंग, आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपोस्ट्रोफी एस का नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग पर पोजीशन दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हो। थर्ड वन और आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अपोस्ट्रोफी एस यानी कि आप जब पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर पोजीशन दिखाते हैं तो क्या आप नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ों वाली जो चीज़ें हैं उन पर भी अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा पोजीशन दिखा सकते हैं क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन पर हम पोजीशन नहीं दिखा सकते। किसके द्वारा? अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा। फिर किसके द्वारा दिखा सकते हैं यह हम आगे जानेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या सारी लिविंग थिंग्स पर हम पोजीशन दिखा सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस से? नहीं, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो ट्री और प्लांट है, प्लांट या ट्री है, ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं? बताइए, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें तो पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप कहेंगे कि ये लिविंग थिंग्स होते हैं। अगर ये लिविंग थिंग्स होते हैं तो मैंने इन्हें यहाँ के बजाय यहाँ क्यों लिखा, अलग क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जब आप पोजीशन दिखाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा आप ट्री या प्लांट पर पोजीशन नहीं दिखा सकते। लिविंग थिंग्स, अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा आप सिर्फ लिविंग थिंग्स पर पोजीशन दिखा सकते हैं। उनमें भी कौन कौन से लिविंग थिंग्स? या तो पर्सन होंगे या एनिमल होंगे। कौन कौन से लिविंग थिंग होंगे? या तो पर्सन हो या फिर एनिमल हो, तो उसका पोजीशन आप किसके द्वारा दिखा सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा इस चीज़ का पोजीशन आप दिखा सकते हैं। कैसे? तो आइए, जैसे अब हम इसे मिटा दें क्या? चलो ऊपर वाले केस को मिटा लेते हैं, नॉमिनेटिव और एक्जेक्टिव को। कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। आप बताओ अब मुझे। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, मैंगोस ट्री। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सही है कि गलत है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, मैंगोस ट्री। उसके बाद में मैंने लिखा मैंगो ट्री। रोहन्स बुक। ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, आप बताने की कोशिश कीजिए इसमें से कौन सा राइट वन है और कौन सा रॉन्ग है। तो हमने अभी यहाँ पर बात की थी कि जब लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स में पर्सन या एनिमल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर रोहन है, मैंने लिखा रोहन्स बुक, यानी कि रोहन की किताब। तो पोजीशन किस पर हो रहा है? रोहन बुक पर हो रहा है। किसका हो रहा है? रोहन का हो रहा है। तो रोहन का पोजीशन, रोहन क्या है? यहाँ पर पर्सन है। पर्सन किसके अंतर्गत आएगा? लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा तो मैंने कहा था कि जो लिविंग बींग्स है उस पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? राइट हुआ। फिर हमने यहाँ पर बात की मैंगोस ट्री। मैंगोस ट्री में हमने देखा था कि जो ट्री और प्लांट है, इस पर जब हम पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं ट्री या प्लांट की किसी दूसरी चीज़ पर, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर तो मैंगो है, ये जो ट्री है या प्लांट के अंतर्गत आता है, और हमने इस पर क्या लगा दिए? अपोस्ट्रोफी एस, जो कि हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इस पर किसका प्रयोग होगा ये जानेंगे आगे। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा जिससे हम इस पर पोजीशन दिखा सकते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर साधारण लिखा है मैंगो ट्री, यानी कि आम का पेड़। तो ये सही है, यहाँ पर पोजीशन अजेशन की कोई बात नहीं हुई। क्या लिखा? सिर्फ मैंगो ट्री। तो ठीक है भैया, मैंगो ट्री लिखा है, आम का पेड़ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने लिख दिया था मैंगोस ट्री, आम का पेड़।
तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा ट्री या प्लांट के केस में। ये हमने पहले जानने की कोशिश की थी। अब आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। हमने नाउन के 4 केसेस देखे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस एंड पजेसिव केस। इन चारों के एग्जांपल्स देखने की कोशिश की। उसके बाद में चारों को डिस्कस करने के बाद में हमने पजेसिव केस को स्टार्ट किया। पजेसिव केस में हमने देखा कि पजेशन के लिए 2 चीज़ें होती है, एक ऑफ होता है और एक अपॉस्ट्रोफे एस होता है। तो अपॉस्ट्रोफे एस को हमने आज स्टार्ट किया और उसका कुछ बेसिक इंट्रो देखने की कोशिश की। बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है ये, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।